वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विथ पांडव। आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब अच्छे होंगे और बिहार में लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और लोगों को जागरूक भी कर रहे होंगे कि घर में रहेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे कहीं भी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे काम कर रहे होंगे सोसाइटी में। तो आज फोर्थ एपिसोड 9th क्लास का 4th चैप्टर का चुनावी राजनीति। इससे पहले 3 एपिसोड हो चुके हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारा कुछ मिल जाएगा। एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर स्पेशली आज जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, एंड 9 to 12 तक। लेकिन अभी 9th पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारे 9th के बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मैं चाहता हूँ 5 बच्चे को ही पढ़ाऊँ, बट वो आगे जाके ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे वीरों की ज़रूरत है। तो बहुत सारे 9th के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे 9th ग्रुप के जो बच्चे हैं सारे ही एक्टिव हैं, जैसे कि जीवा जनात आरा से बिलोंग करती है, रूबी है, हरिप्रिया है और अश्निका है, अंशु है, गौतम है। ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं। तो इनके एक्टिव जो ये दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से मैं 9th क्लास पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वैसे में अगर मुझे यूट्यूब चैनल सही से तरीके से चलाना होता तो मैं 9th एक दिन देता, 10th दूसरे दिन, 11th तीसरे दिन, चौथे दिन 12th। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले 9th ख़त्म करूँ क्योंकि 9th के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और ये हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता है पूछते हैं। बस आपको कैसा वीडियो लगे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपकी बुक पढ़ता हूँ, फिर उसका नोट्स बनाता हूँ, फिर अपने सिंपल लैंग्वेज में उसका लिखता हूँ, फिर आपको समझाना होता है। तो इन सभी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बन पाती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो टाइम बिना गवाए हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। चौथा एपिसोड इसमें है, टॉपिक है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। किस तरह कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चुनाव लोकतांत्रिक है और क्यों नहीं कह सकते हैं। आई थिंक वो भी पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इन मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत जो जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो होगा राइट आंसर प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रथम चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। मैंने चलाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, अगर आप वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट करें और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखें, ताकि आपके सभी जो भी इंट्रेंस एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे अदरवाइज कोई अगर कहीं जा रहे हो पूछ दिया, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ आपको आनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में चुनाव आयोग या आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो वह है सुनील कुमार अरोरा, ठीक है। अरोरा, आई थिंक इसका हिंदी में भी शब्द गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतंत्र अंग है जिसमें किसी भी पार्टी के लोग शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चुनाव जो होता है यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से होता है। यहाँ पे चुनाव आयोग में किसी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स का दबाव नहीं होता है। ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो चलते हैं, चुनाव आयोग को न्यायपालिका के सम्मान ही आज़ादी मिली, जितना जुडिशरी को फ्रीडम मिला है उससे भी ज़्यादा कह सकते हो और उतना ही कहो, ठीक है, उतना ही इनको भी जो है आज़ादी मिला है। ये अपने शक्तियों के अपने तरीके से यूज़ करते हैं। जब इलेक्शन होता है तब जितने भी गवर्नमेंटल पर्सन हैं, जो भी वर्कर्स हैं, सारे इनके अंदर आके काम करती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो किसी भी कार्यालय के कर्मचारी हो, किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, भारत सरकार के हो, चाहे बिहार सरकार के हो, उड़ीसा सरकार के हो, यूपी सरकार के हो या एमपी सरकार के, सारे चुनाव आयोग के अंदर अधीन काम करती है चुनाव के समय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
जब एक बार चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद कोई भी सरकार या राष्ट्रपति के प्रति वो जवाबदेही नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन नहीं, सॉरी मिस्टेक से बुला गया था। ठीक है, जब चुनाव आयुक्त जब एक बार नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद सरकार या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही नहीं होता। ये अपने तरीके से अपने रूल और रेगुलेशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका मेंशन है कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। ठीक है, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कि हम सरकार को ऐसे जवाब देंगे, हमको सरकार को जवाब देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने तरीके से जो नियम है, जो कानून है, उस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, और ये चाहती है कि एक सही तरीके से स्वतंत्र एंड निष्पक्ष चुनाव हो और हमारे देश में ऐसी सरकार आए जिसे जनता चाहती है। इलीगल तरीके से हमारे देश में सरकार नहीं बने, सत्ता में लोग नहीं आए। इनका मकसद ये होता है और ये करते भी हैं हद तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चुनाव आयोग के क्या अधिकार है, क्या इनकी ड्यूटी है, क्या इनके रिस्पॉन्स है, ये सब हमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। ये जो चुनाव आयोग है यह किसके लिए यूज है? चुनाव आयोग के लिए। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है। अब कभी कभी इसको आचार संहिता बोलते हैं, कभी कभी आदर्श चुनाव संहिता, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आचार संहिता या आदर्श चुनाव संहिता या आदर्श आचार संहिता भी बोल सकते हैं। आपको आगे बताएंगे ये आदर्श चुनाव संहिता या आचार संहिता क्या होती है और लागू होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, जो हर एक पार्टी पे पड़ती है और उस हर एक पार्टी को मानना पड़ता है। चुनाव के समय ये सरकार को बहुत सारी दिशा निर्देश देती है। कौन? चुनाव आयोग। ठीक है, जिसे हर पार्टी को मानना पड़ता है, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो या वो कोई उम्मीदवार निर्दलीय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष हो या सत्ता वाले हो, कोई भी हो। चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश निकालती है उन्हें हर एक पार्टी को मानना पड़ता है। ठीक है, चुनाव आयोग पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है। ये सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है कि सरकार बोलेगी तब हम कुछ करेंगे। ये एक निष्पक्ष एंड फ्री एंड स्वतंत्र अंग है। ठीक है, और ये जब नियुक्त हो जाती है, मैंने बताया था चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, आयुक्त होते हैं, वो जब नियुक्त हो जाते हैं तो सरकार या राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही नहीं होती है इनकी, वो अपने तरीके से काम करती है। ठीक है, और कोई भी निर्णय कभी भी ये ले सकती है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर चुनाव के अधीन काम करते हैं। जब कोई भी टीचर हो, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी हो, जब चुनाव होती है, अगर चुनाव ड्यूटी में वो तैनात है तो वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर पुलिस है तो वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर बिहार पुलिस है, चुनाव आयोग के अधीन काम करती है, ना कि बिहार पुलिस के अधीन। बिहार पुलिस है लेकिन बिहार पुलिस के अधीन उस समय नहीं करती है काम, वो चुनाव आयोग करती है। उद्योग विभाग का कोई कर्मचारी है तो वो उद्योग विभाग के अंडर काम नहीं करती, वो चुनाव आयोग के अंदर काम करती है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, सभी चुनाव ड्यूटी में अगर कोई भी तैनात है तो वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। चाहे कोई भी हो, वो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं, उसके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग वो चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव में लोगों की भागीदारी। आप इसे गौर से समझेंगे। ठीक है, चुनाव में लोग अच्छे उम्मीदवार को वोट देकर देश की अच्छी स्थिति की आशा करती है। चुनाव में लोगों की क्या भागीदारी है? वो तो यही चाहेगी कि हम अच्छे उम्मीदवार को चुने। कभी कभी क्या होता है, घूस या रुपये या दारू किसी की वजह से अच्छे उम्मीदवार हमारे सत्ता में नहीं आ पाते हैं, जो उसका जवाबदेही और उसका इफेक्ट बाद में पड़ती है जनता पे, जनता को बाद में समझ आती है। लेकिन इलेक्शन के समय जनता पुनः बदल जाती है, अगर जिधर पैसा मिलता है उधर वोट देते हैं, जिसके कारण हम अच्छे उम्मीदवार की चुनाव नहीं कर पाते हैं और सत्ता में नहीं आती है और हमारा देश विकसित नहीं हो पाता है। हम 1991 से ही विकसित देश कहला रहे हैं। ठीक है, और अभी तक विकसित ही हो रहे हैं। आप समझ सकते हो विकासशील होने में कितना टाइम लगेगा, पता नहीं। जब तक हम एक अच्छे गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप्ड कंट्री का सपना छोड़ दें, ऐसे ही डेवलपिंग कंट्री में जाते रहेंगे, कभी नहीं डेवलप्ड हो सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले अच्छे उम्मीदवार को लाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है लोगों को।
अगर शिक्षित नहीं है फिर भी ला सकते हैं, लेकिन लोग लोभ में आकर किसी गंदे राजनीतिक उम्मीदवार को वोट दे देते हैं और जो भुगतान बाद में करना पड़ता है। बाद में समस्या आती है, बाढ़ आ रही है इस गांव में, लोग भूखे सो रहे हैं, प्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में नहीं जिताएं। ठीक है, ऐसे चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि को लाएं जो जनता के प्रति जवाबदेही हो, जनता के बीच में हो। अमीर लोग की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। अब ये समझेंगे ये टॉपिक क्या है। इसमें क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाती है चुनाव की, किसका कितना वोट है, सबको, जितने भी पार्टी हैं सबको जन आदेश समझकर, जनता का जो फैसला है, आदेश है, वो समझकर स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, हारी हुई पार्टी और जीती हुई पार्टी चुनाव के नतीजे को जनादेश यानी जनता का आदेश मानकर स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। शासक दल जो भी होते हैं वो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पे हमेशा कभी चुनाव जीतते भी हैं, कभी हारते रहते हैं। और ये अच्छा है, कभी भी एक राजनीतिक दल को लंबे समय अवधि के लिए सत्ता में नहीं रखना चाहिए जनता को, क्योंकि वो बाद में जाके जवाबदेही नहीं होते हैं और जनता के प्रति काम नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जनता हमें जिता ही देती है तो काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक पार्टी, हर एक उम्मीदवार को भागीदारी देना चाहिए, मौका देना चाहिए ताकि वो अपने स्तर से काम करे। ठीक है, अमेरिका में शासक दल शायद ही कभी चुनाव हारते हैं। जो शासक दल होते हैं, जो शासन करते हैं, अगर चुनाव होती है तो शायद ही कभी हारते हैं, लेकिन हारे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हारते हैं। यहाँ लिखा है शायद कभी हारते हैं। ठीक है, वोट खरीदने वाले हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी हारना आम बात है। ठीक है, भारत में क्या लिख दिया, भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। जो नए नए चुना के जाते हैं, अगर दूसरी बार जब चुनाव होती है उसमें से आधे ऐसे सांसद और विधायक होते हैं जो छट जाती है, वो हार जाती है। वहाँ पे नए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि इलेक्ट होते हैं। जनता दूसरे प्रतिनिधि को मौका देती है और इन्हें हारने का एक ही वजह सकता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, काम नहीं करते होंगे। अगर जनता के प्रति जवाबदेही होती है तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जनता के प्रति जो काम करे, देश के प्रति जो काम करे, समाज के प्रति जो एक्टिव हो, उसे हटाएगी। ठीक है, जनता हमेशा चाहती है कि अच्छी सरकार लाए, लेकिन कभी कभी लोभ के मायाजाल में फंसकर हम अच्छे सांसद और विधायक को नहीं चुन पाते हैं, जो बाद में हम जनता को ही भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौती हैं वो बताना है। तो पॉइंट वाइज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में, और पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँ ताकि आपको सही तरीके से प्रॉपर ढंग से नोट्स डाउन भी हो सके और याद भी हो सके। ठीक है, मेरा यही मकसद होता है, कम पढ़ो, शॉर्ट पढ़ो और अपने लैंग्वेज में पढ़ो ताकि एक बार पढ़ने से आपको बार बार याद हो जाए। ठीक है, तो आप याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, एक बार वीडियो को आराम से देख लो, तो सेकेंड टाइम आप देखते देखते आप नोट डाउन करते रहो। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां पर नज़र रखना, क्योंकि ये एक चुनौती है। चुनौती में बता रहा हूँ पॉइंट कि जो ज़्यादा बलवान होते हैं पैसे से और शक्तियों से, उस उम्मीदवार और उस पार्टियों पर नज़र रखना एक चुनौती है, क्योंकि यह गलत तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है। इनकी स्थिति औरों से बेहतर होता है, यानी जो निर्दलीय होते हैं उन्हें डराना, धमकाना, इन सभी तरीके का जो समस्या होता है सामने आती है। तो ये एक चुनौती होती है कि ऐसे लोगों पे हम, ऐसे उम्मीदवारों, ऐसे पार्टियों पे हम नज़र रखें। हम नहीं, ये चुनाव आयोग के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। सेकेंड पॉइंट, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में बाहर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि से लोग हैं, जो संबंध रखते हैं, ठीक है, उनको
उन उम्मीदवारों को मैदान से बाहर रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अपनी शक्तियां से वो अपने गलत इस्तेमाल कर कर शक्तियों की गलत इस्तेमाल करके वो सत्ता हासिल कर लेगी, तो वह एक गलत तरीके से शासन करेगी और जनता, वहाँ की जनता शोषण के शिकार हो सकते हैं। आम आदमी जनता के लिए अधिक से अधिक विकल्प हो, यानी आम आदमी या जनता हो, उनके लिए अधिक से अधिक विकल्प हो। ऐसा नहीं कि एक कंस्टिट्यूंसी में यानी लोकसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार खड़ा हो। इससे क्या होगा, ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ये तो सीधा जीत गया। ठीक है, तो ये भी एक चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती होता है कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी या लोकसभा क्षेत्र हो, निर्वाचन क्षेत्र हो या विधानसभा, इसमें जनता के लिए अधिक से अधिक विकल्प हो, यानी 2 4 5 ऐसे उम्मीदवार खड़े हों। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी पार्टी की तुलना में निर्दलीय उम्मीदवारों को किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि निर्दलीय जो खड़े होते हैं वो एक सोशल वर्कर्स ही होते हैं, कह सकते हो। उन्हें सोसाइटी में पार्टी से दूर रखकर काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि पार्टी में जाने के बाद पार्टी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो उनको गलत स्टेप भी उठाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निर्दलीय खड़ा होते हैं, और निर्दलीय मेरे अकॉर्डिंग बेहतर होता है, और आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और। हमारे अकॉर्डिंग निर्दलीय बेहतर होता है, वो काम करती है। ठीक है, तो निर्दलीय को कोई समस्या ना हो, ये एक बड़ी चुनौती है। हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं गोली सटा दे कि भाई तुम टिकट मत लो, ठीक है, या बैठ जाओ। किसी विशेष पार्टी से हो या निर्दलीय, टिकट लेने में समान व्यवहार हो, किसी भी तरह की कोटा का व्यवहार ना हो कि जो विशेष पार्टी से उनके लिए अच्छे खासे चेयर लगेंगे, जो निर्दलीय होंगे वो लाइन में लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, और होता भी है। निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ अगर होता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, एंड आपके लिए क्वेश्चन है आज। पहले तो आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आपको क्वेश्चन बताना है कि सबसे पहले किस स्टेट में सार्वभौमिक मताधिकार के अकॉर्डिंग मतदान हुआ था, हमारे इंडिया के किस स्टेट से। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल, एंड लॉकडाउन का पालन करें, घर रहे, सुरक्षित रहे। 15 अगस्त आ रही है, और राखी बंधन का पहले से ही सभी भाई बहनों को, हमारे सभी छात्रों को शुभकामना। और एक हमारी तरफ से संदेश कि अगर कोई सिस्टर हो या भाई हो विदाउट मार्क्स के अगर राखी बांधते हो, तो उन्हें एक दूसरे को राखी देना चाहिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, और एक दुनिया में संदेश हम लोग इस तरह भेज सकते हैं। तो हमारी बात आपको अच्छी लग रही हो तो कोई भी अपने सिस्टर को गिफ्ट में मार्क्स दे सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।